नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ, ये पंक्तियां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर बिल्कुल स्टिक बैठती है। जबकि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर के आज तक प्रदेश में सिर्फ यही चर्चा होती रही है कि वो पैराशूटी नेता हैं, वो सीएम की कुर्सी तक पैराशूट से पहुंचे हैं। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए आपको बताने जा रहे हैं कि मनोहर लाल बेहद साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें सत्ता ना तो विरासत में मिली है और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वे पैराशूट से पहुंचे हैं। वे काफ़ी मशक्क़त और नेक नीयत के कारण इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तिनका तिनका जोड़कर हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर लाल प्रदेश की जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वह तो हम आपको समय समय पर बताते ही रहते हैं, दिखाते ही रहते हैं। लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो मनोहर लाल के संघर्ष की कहानी है। कैसे मनोहर लाल बने, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी सब्जी बेची और कभी कपड़े की दुकान चलाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संघर्ष की बिल्कुल सच्ची कहानी, जिससे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। वैसे तो मनोहर लाल के जन्म से ही उनके परिवार के संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से रोहतक के गांव निदाना में आकर उनका परिवार बसा था। उस समय वहां से आए खट्टर परिवार के पास ना तो कोई जमा पूंजी थी और ना ही परिवार के पास कोई रोजगार का साधन था। पिता हरबंस लाल और दादा भगवान दास गांव में मजदूरी कर परिवार का गुजारा चलाते थे। इस दौरान उन्होंने कुछ पैसे जोड़कर निदाना गांव में की दुकान भी खोल ली। इसी गांव में 5 मई 1954 को मनोहर लाल का जन्म हुआ। उनके परिवार को मदीना गांव में ज़मीन मिली थी। मदीना गांव की ज़मीन बेचकर रोहतक के ही बनियानी गांव में ज़मीन खरीदी। इसलिए उनका परिवार वर्ष 1958 से रोहतक शहर से 8 किलोमीटर दूर बनियानी गांव में आकर बस गया। उनके पिता खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजारा चलाने लगे। 6 साल की उम्र में मनोहर लाल का स्कूल में दाखिला कराया गया। 7 भाई बहनों में मनोहर लाल सबसे बड़े थे, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। होश संभालते ही वे खेती के काम में अपने पिता का सहयोग करने लगे। मनोहर लाल खेतों का काम भी काफ़ी मेहनत से करते थे। रोज़ तड़के 4 बजे सोकर उठने के बाद खेतों में उगने वाली सब्जियों को तोड़कर अपनी साइकिल की मदद से मंडी तक पहुंचाते थे। परिवार के पहले 10वीं पास सदस्य बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके पिता हरबंस लाल चाहते थे कि मनोहर लाल पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाए। उन्हें पढ़ाई का काफ़ी चाव था, इसलिए माँ शांति देवी से पैसे लेकर उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से दाखिला लिया और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मनोहर लाल अपने रिश्तेदारों के पास दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने अपने गुजारे और पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने परिवार से कुछ पैसे उधार लेकर के सदर बाजार में कपड़े का काम शुरू किया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई भी करने लगे। दुकान से मुनाफा कमाकर न केवल उन्होंने अपने परिवार से उधार लिए पैसे लौटाए, बल्कि अपनी छोटी बहन की शादी भी कर दी। 25-26 वर्ष की उम्र में ही परिवार के लोग मनोहर लाल की शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करने की बात कहते हुए शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वर्ष 1977 में स्वयंसेवक के रूप में मनोहर लाल आरएसएस से जुड़ गए। वर्ष 1979 में मनोहर लाल इलाहाबाद में हुए विश्व हिंदू परिषद के समागम में पहुंचे, जहां वे अनेक संतों और संघ के प्रचारकों से मिले। वर्ष 1980 में उन्होंने आजीवन आरएसएस से जुड़ने और शादी न करने का फैसला कर अपने परिवार को सुनाया। उनके इस फैसले से परिवार वालों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर खूब मेहनत के साथ काम किया। इस दौरान देश में किसी भी हिस्से में आपदा होने पर मनोहर लाल अपनी टीम की साथ जो है तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते थे। उनकी मेहनत को देखते हुए आरएसएस की तरफ से उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका दिया गया। 14 वर्षों तक
आरएसएस के लिए काम करने के बाद वर्ष 1994 में बीजेपी में वो शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा बीजेपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक सूझबूझ का खूब कौशल दिखाया। इस दौरान उन्हें देश के अलग अलग गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ बीजेपी की मजबूती के लिए खूब काम किया। वर्ष 1996 में बीजेपी ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। बाद में मनोहर लाल ने देखा कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है और सरकार अलोकप्रिय हो रही है। ऐसे में उनकी सलाह पर हाईकमान ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन दिया। इनेलो के साथ हुए इस गठबंधन ने 1999 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीत ली। वर्ष 2002 में उन्होंने जम्मू कश्मीर और बीजेपी की मजबूती के लिए काफ़ी काम किया। बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में मनोहर लाल की छवि एक योग्य, सख्त प्रशासक के साथ साथ एक ऐसे रणनीतिकार की बनी जो हरियाणा की सियासत में एक एक को अलग अलग रंग से भी पहचानता है। उनकी इस खासियतों को देखते हुए गुजरात के कच्छ जिले में चुनाव प्रबंधन के लिए नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को बुलाया था। वहां बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 50 वार्डों का प्रभारी बनाया था। ऐसी तमाम उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी गई थी। प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने जनता को जरा भी निराश नहीं किया। पिछले 9 सालों में मनोहर लाल सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचा रही है, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उनका हक पहुंचाने में कामयाब हो रही है। ये थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो संघर्ष भरी कहानी जो हमने आपको सुनाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर के, क्योंकि पिछले दिनों एक बयान भी खूब चर्चा में रहा, उन्होंने एक युवा को कहा कि अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो सब्जी बेच ले। लेकिन क्या आप जानते थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कभी सब्जी बेचा करते थे, कभी ट्यूशन पढ़ाया करते थे, क्योंकि वो उस युवक को ये बताना चाहते थे कि संघर्ष के दिनों में परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।